देखो कहता है ना, नेशनल पार्टी में जब समझोगे तो इसको देखो क्या कहता है। कहता है कि डेमोक्रेसी दैट फॉलोज द फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन हैव टू द टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज प्रेजेंट one of the federal units and the parties that present in the several of the units as a federal। देखो क्या कहता है, फेडरल का पहले मतलब समझो, याद आ गया होगा सबको। फेडरल का मतलब एक सेंट्रल लेवल पे सरकार होती थी, स्टेट लेवल पे सरकार होती थी। सेंट्रल लेवल की सरकार पूरे देश को रन करवाती थी, स्टेट लेवल की सरकार कंट्री को रन करवाती थी, सॉरी स्टेट को रन करवाती थी। ठीक है। अब उसमें क्या कहता है सुनना। कहता है ना कि डेमोक्रेसी दैट फॉलोज फेडरल सिस्टम, डेमोक्रेसी क्या कहता है, फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टेन टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हर देश में दो टाइप का होता है, एक होता है नेशनल पार्टी होता है, एक स्टेट पार्टी होता है। जो नेशनल पार्टी होगा वो पूरे देश को चलाएगा, स्टेट पार्टी जो होगा सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट को चलाएगा। कहाँ पे गया, present only one types of federal systems unit parties at the present is several all units of the federals. This is the case of India as well. That there are the some countries wide parties which are called national parties, and these parties have the units of various states, है ना। इसी का, इस पार्टी का भी क्या होता है, बहुत सारे यूनिट्स होता है जो बहुत सारे स्टेट में होते हैं। बट बाय द लार्ज बट बाय एंड द लार्ज ऑल दिस यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज। लेकिन जितने भी अलग अलग भले स्टेट में वो पार्टी है, वो क्या करेगी, नेशनल लेवल की जो पार्टी बनी हुई है उसी के वो रूल को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ये उसके बारे में बोल रहा है जो पार्टी नेशनल है। एवरी पार्टी ऑफ द कंट्री हैज रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन। हर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं सभी को आपको कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड कराना होगा। when commissions treat all parties, जब while the commissions treat all the parties equally, सबके साथ वो जो ट्रीट करता है ना वो इक्वली ट्रीट करता है। इट ऑफर्स टू द सम स्पेसिफिक फैसिलिटीज लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। हाँ कुछ जो होता है ना, जैसे कि बड़ी पार्टी जो होती है, नेशनल पार्टी हो गई या बड़ी पार्टी जो होती है, उसको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन देता है। कुछ स्पेसिफिक जो है वो एक तरीके से कह सकते हो कि फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है। दिस पार्टी है गिवन यूनिक सिंबल, उन्हें अपना एक मतलब पर्सनल सिंबल मिल जाती है। और ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट, जो उस कैंडिडेट होंगे उसके सिर्फ ऑफिशियल कैंडिडेट वही उस पार्टी के मेंबर जो हैं वही सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, तो वो उस सिंबल का यूज कर सकते हैं, इलेक्शन सिंबल का। एंड पार्टी दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। और इसके अलावे भी कुछ कुछ इलेक्शन पार्टी जो सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कुछ और अधिकार दिया जाता है उनको इलेक्शन से रिलेटेड, है ना। तो ऐसे पार्टी को जैसे कि मान लो कि फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी में ऐसे समझो कि जिस समय कैंपेन होता है तो कैंपेन में कुछ लिबर्टी दी जाती है कि आप बड़े बड़े कुछ नेता को या फिर आप सेलिब्रिटी को बुला सकते हैं, कुछ इस तरीके का बहुत सारा फैसिलिटी दी जाती है सिर्फ और सिर्फ किसको, तो वो पार्टी को जिसको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है। तो ऐसे पार्टी को नाम ही हम लोग रखते हैं रिकॉग्नाइज पार्टी। इस पार्टी को नाम ही बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस पार्टी इज कॉल्ड रिकॉग्नाइज पार्टी। तो रिकॉग्नाइजेशन देता कौन है, रिकॉग्नाइजेशन देता है इलेक्शन कमीशन। कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। और वही रिकॉग्नाइजेशन के बेस पे क्या किया जाता है, उसे एक तरीके से परफॉर्मेंस के बेस पे समझो या फिर जो भी ऐसे समझो सीधा सीधा कि उसके कंट्री का क्या कंडीशन है उसके बेस पे इलेक्शन कमीशन क्या करती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करती है। आपका क्या कंट्री में बेस है, आप कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बेस पे। द इलेक्शन कमीशन ने डिटेल टू क्राइटेरिया, आप देखो क्या है क्राइटेरिया, क्या है ना कि कैसे किस पार्टी को रिकॉग्नाइज करेगी, इसके लिए कुछ कंडीशन दिया गया। द इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन टू द डिटेल क्राइटेरिया टू प्रोपोर्शन ऑफ वोट एंड सीट्स ऑफ पार्टी मस्ट बी गेट अंडर टू द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। यानी किसी भी पार्टी को अगर आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो उस पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है। proportions of the votes and seats must get to the organized party। देखो क्या कहता है, पहला, a party that secure at least 6% of the total votes in election to legislative assembly of a state and wins wise 2 seats। देखो दो, ध्यान से इस बात को समझ। मान लो कि एक पार्टी है, इस पार्टी को बोलोगे रिकॉग्नाइज पार्टी, तो कहता है कि मान लो कि एक पार्टी है जिसने क्या किया कि 6% वोट ले आया, 6% टोटल वोट जितना भी गिरा। मान लो कि एमपी का इलेक्शन हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है,
उस टोटल जितने भी कैंडिडेट उसके खड़े हुए जहां से भी, उस टोटल में से अगर आपको 6% वोट आया है, 6% वोट, ध्यान सुन लो, 6% वोट लाना, टोटल वोट्स इन इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, स्टेट में भी वही बात, एंड विन एट लीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टीज। यानी कि 6% वोट इन द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2 सीट अगर आपके पास आ गया, 2 सीट आनी चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको क्या होना चाहिए, तो आपको नेशनल सॉरी क्या नाम है, आपको टोटल वोट का 6% आना चाहिए, तब आपको स्टेट पार्टी के लिए रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन अब पार्टी that source at least 6% of the vote of total votes in a लोकसभा इलेक्शन, अब लोकसभा का बात कर लो, तो लोकसभा में भी आपको 6% वोट चाहिए, टोटल जितना लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है उसमें 6%, और 4 सीट्स, आपको 4 सीट्स चाहिए, एंड 1 सीट्स इन द लोकसभा रिकॉग्नाइज, और एटलीस्ट विन एटलीस्ट 4 सीट्स, कम से कम तो 4 सीट, 4 स्टेट में आपके पास 4 सीट्स होने चाहिए, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं, आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी की रिकॉग्नाइजेशन दी जा सकती है। तो शायद ये क्राइटेरिया समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं क्राइटेरिया समझ में आया, एक बार फिर से पूछ लो। क्या क्राइटेरिया समझ में आया? यस सर। फिर से एक बार सुन लो, एक बार फिर समझ लो। 6% वोट चाहिए स्टेट इलेक्शन के लिए भी, 6% वोट चाहिए एमपी के लिए भी, बस स्टेट वाले में आपको चाहिए 2 सीट, एमपी वाले में चाहिए 4 सीट, 4 स्टेट में, याद रखना, एक ही स्टेट में 4 सीट नहीं, अलग अलग स्टेट में आपके पास 4 सीट होने चाहिए, तब जाकर के आपको नेशनल पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। और जो रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाती है उसको बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दिए जाते हैं, ये तो देख ही ली ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना लो, यहाँ पे क्वेश्चन बना लो, क्वेश्चन बना लो, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। एंड दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज क्राइटेरिया fixed by election commission to recognized party, what is criteria, what are कर लेना, what are criteria fixed by election commission, fixed by election commission to recognize political party, to recognize political party। लिख लिया सब? अब इसमें से देखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस द क्लासिफिकेशन देयर आर द 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज, और इस क्राइटेरिया के हिसाब से 2019 तक 7 नेशनल पार्टी बने हैं। लेट अस टर्न टू द समथिंग्स ऑफ दिस, उसमें से 7 में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखो क्या कहता है, सुनो, देखो क्या कहता है। पहला हो गया तुम्हारा AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दूसरा हो गया बहुजन समाज पार्टी। तीसरा हो गया भारतीय जनता पार्टी। चौथा हो गया तुमको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI जिसको बोलते हो। एक और है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्स के पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हो कि प्रभाव से चलते हो। एक हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको INC बोलते हो, और एक हो गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, है ना, NCP जिसको बोला जाता है।
तो ये 6-7 जो तुमको पार्टी दिख रहा है, कहाँ कहाँ का पार्टी मेनली हम बता दे तुमको, बाकी समझ जाओगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसकी ममता बनर्जी अभी लीडर है, नाम सुन रहा होगा, बंगाल में 2016 में ये सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्टी बनने वाली यही है। 2016 में ये नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुई थी। और उसके बाद 2019 वाले में ये मतलब क्या नाम है कि वोट का परसेंट इनके पास 4.07 ही था, वोट का परसेंट। लेकिन इनका सीट जो है टोटल 22 सीट आया था। तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी को 6% वोट आना ही चाहिए। दो क्राइटेरिया बताया गया था, या तो 6% वोट, या तो 4 सीट। तो इसने इस क्राइटेरिया को तो फॉलो नहीं किया, लेकिन इस क्राइटेरिया को फॉलो कर लिया, है ना। और यही वजह था। देखो कहाँ कहाँ इनको सीट आया। अरुणाचल प्रदेश में आया, मणिपुर में आया, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में। ये 4 स्टेट में इनको टोटल सीट आया। और 4 स्टेट में मिलाकर के इनके पास 22 सीट आया। तो ये होता है एक पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का। बाकी और जितना भी दिया गया है इसको एक बार थोड़ा सा देख लेना अपने से, अपने तरीके से, कब कब किस पार्टी को रिकॉग्नाइज किया गया है, कितना कितना सीट्स आया है, कब कब। एक बार थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, है ना। किस पार्टी को कब रिकॉग्नाइज किया गया वो दिया होगा, और कब उसको कितना परसेंट वोट आया था वो भी दिया गया होगा। तो थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लेना, कल हम इसको एक बार तुमको ओवरव्यू कर देंगे। एक बार पहले पढ़ लेना, उसके बाद हम ओवरव्यू कर देंगे। चलो इस 6 7 को, ये तुम्हारा होमवर्क है। हम कल इस पे ओवरव्यू कर देंगे, फिर बता रहे हैं, कल हम इस पे ओवरव्यू कर देंगे। एक बार सिर्फ तुम इसको क्या कर लेना, पढ़ के रखना। चलो अब स्टेट पार्टी का बात करते हैं। कहता है कि अदर देन दिस 7 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टी ऑफ कंट्री क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज, है ना। देखोगे कि इसके अलावे, जैसे कि ये सब तो 7 पार्टी हो ही गया, मोस्ट मेजर पार्टीज ऑफ कंट्रीज क्लासिफाई एज इलेक्शन कमीशन स्टेट पार्टीज, these are commonly referred to the रीजनल पार्टी। इसी को बोलते हैं हम लोग रीजनल पार्टी भी बोलते हैं, रीजनल पार्टी भी बोला जाता है इसको, स्टेट पार्टी को रीजनल पार्टी भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है देखो, ये दिस पार्टी नीड टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी के बेस पे और आउटलुक के बेस पे। सम ऑफ दिस पार्टी आर ऑल इंडियाज पार्टी, दिस हैपन टू बी सक्सेस इन द सम सीट्स। अच्छा कई ऐसे भी हैं ना, सम पार्टीज ऐसे भी हैं, are all India's parties and that happen to the succeed only some seats of state। मतलब कुछ कुछ स्टेट में ही अपना एक अच्छा पकड़ बना करके रखे हुए हैं। जिस स्टेट में भी है ना, वो स्टेट में उनका एक अच्छा पकड़ है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, समाजवादी पार्टी है ना, अभी कितना मतलब बड़ी पार्टी बनी हुई यूपी के लिए। राष्ट्रीय जनता दल अपने बिहार में देखो, आरजेडी। फिर हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो संबंध है, भले ही ये रीजनल पार्टी ही है, लेकिन इनका पकड़ बोलो या फिर इनका जो एक तरीके से क्या बोलो, यूनिट से बोलो, वो बहुत सारे सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजू जनता दल हो गया, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, तेलंगाना राष्ट्रीय जनसमिति हो गया। ये सब स्टेट की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे अपने बिहार में जेडीयू हो गया, ये जनता दल यूनाइटेड। तो ये सब अपने स्टेट में एक बहुत मतलब क्या बोलो, रेपुटेशन के साथ अपने स्टेट को कमान संभाले हुई है। तो ऐसे पार्टी को हम लोग स्टेट पार्टी का नाम देते हैं। ओवर दिस लास्ट 3 डिकेट्स में देखा गया, लास्ट 30 सालों में देखा गया कि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी एक्सपेंडेड। धीरे 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 क्या हुआ कि इनकी संख्या जो है स्टेट पार्टी की वो बढ़ी है। दिस मेड टू द पार्लियामेंट ऑफ नेशनल पॉलिटिकल मोर एंड मोर डाइवर्स, जो क्या करता है कि पॉलिटिकली जो है ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स क्रिएट करता है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स मेजोरिटी इन लोकसभा। कोई भी इसमें से नेशनल पार्टी नहीं है जो सिक्योर किया है मेजोरिटी लोकसभा में टिल 2014 तक। एज रिजल्ट नेशनल पार्टी इज कंप्लेन टू द अलायंस स्टेट। और लेकिन एक बात है कि कई बड़ी पार्टी के साथ, बड़े नेशनल पार्टी के साथ ये सारी छोटी छोटी पार्टी अलायंस की हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर एनडीए कोई देखो, एनडीए कोई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके साथ आरजेडीयू जो है वो गठबंधन किए हुए है, शिवसेना वो गठबंधन किए हुए है, तो है वो रीजनल पार्टी। लेकिन वो क्या है ना कि नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए, तो उसका भी पहुंच थोड़ा सा ऊपर तक चला गया है। As a result of national party complete from the alliance with the state parties since 1996, 1996 में कहा जाता है कि nearly every of the state has got opportunity to part of the other national coalitions government।
यानी जितने भी स्टेट पार्टी थी सबों का 1996 के बाद से कहा जाता है लगभग जितने भी स्टेट पार्टी जो अच्छी पार्टी है उसे नेशनल तक पहुंचने का मौका मिला है। हाँ भले वो डायरेक्टली नहीं गया हो लेकिन इनडायरेक्टली अलायंस करके वो वहां तक पहुंचा हुआ है। एंड दिस हैज टू कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथिंग द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्रीज, जो कि हमारे इंडिया के कंट्री को एक तरीके से क्या फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ बनाता है। यानी एक छोटी सी पार्टी का भी पहुंच नेशनल लेवल तक अगर है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। और ये छोटी पार्टी को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में है ना अलायंस जैसी जो टर्म है ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ आगे जो है वो दिया गया है तुमको नेशनल पार्टी का कुछ नाम दिया गया है, इसको अपना देख लेना। हम लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में जिसमें होगा उसमें हम टिक लगवा देंगे कौन कौन सा मेन में होगा, जिसको एक बार ये क्या नाम है डेट देख लेना कब बनी वो, प्लस उसका क्या ये सिंबल है वो जरूर दोनों देख के जाना। हम बता देंगे जो टिक लगवा देंगे उसी को, लेकिन अपने से एक बार इसको ओवरव्यू कर लेना। जितने भी पार्टी हैं स्टेट की अलग अलग बड़ी बड़ी पार्टी उसका ओवरव्यू पर ले लेना। चलो अब हम बात करते हैं चैलेंज टू द पॉलिटिकल पार्टीज। कहते हैं वी हैव सीन टू द क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी सिंस पार्टीज आर मोस्ट विजिबल फैक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तुमको सबसे अगर शुरू में ही बोला गया ना, सॉरी फैक्ट बोल रहे फेस, सबसे अधिक अगर तुमको विजुअल अगर कुछ दिख रहा है, पहले भी क्लास में ये जिक्र हो गया था कि डेमोक्रेसी कंट्री में अगर सबसे ज्यादा कोई विजुलाइज होता है तो डेमोक्रेसी कंट्री में सबसे ज्यादा विजुलाइज अगर कोई होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड दैट पीपल ब्लेम टू द पॉलिटिकल पार्टी व्हाट वे रॉन्ग एंड द वर्किंग ऑफ द कंट्रीज। यानी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो सब का सब पूरा का पूरा जो ब्लेम है ना, वो ब्लेम सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी पे ही लगाया जाता है। All over the world, people express their strong dissatisfaction with the failure of the political parties to perform their functions. जितनी भी डिससेटिस्फेक्शन वाली बात होगी, डिससेटिस्फेक्शन मतलब अगर मान लो लोग नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, सरकार से एक तरीके से परेशान है, तो सभी के सभी जो अपने डिससेटिस्फेक्शन के फेल्योर का जिम्मेवारी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस पे ही देते हैं। दिस इज द केस टू आवर कंट्रीज इंडिया, और यही केस जो है अपने इंडिया में भी है। Popular dissatisfaction and criteria have been focused on the four problems of in area in this working political parties. Mainly जो है चार इसका सबसे बड़ा एक तरीके से कह सकते हो कि चैलेंजेस अभी बना हुआ है हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चार सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बनी हुई है टू फेस टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव। और जब तक इस सारे प्रॉब्लम को खत्म ना कर लिया जाए, ओवरकम ना किया जाए, तब तक शायद जो है पॉलिटिकल पार्टी का भी सुधार की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। तो ये चार हमारे पास चैलेंज है, वो चार चैलेंज को थोड़ा सा एक बार देख लोगे। पहला हो गया लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। दूसरा हो गया तुम्हारा मनी एंड मसल्स पावर, मनी एंड मसल्स पावर। तीसरा हो गया चैलेंज ऑफ ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना डायनेस्टिक सक्सेशन रिलेटेड, ये जिसको नेपोटिज्म टर्म से बोलते हो। और फिर उसके बाद हो गया एक टर्म और है, उसका क्या नाम है मीनिंगफुल चॉइस, ये भी समझना। फोर्थ चैलेंज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी ये चार चैलेंज पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। फिर इस पार्टी के प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में आगे जिक्र होगा। अभी हम इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या क्या है, चैलेंज क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे पहला हमारे लिए चैलेंज बना हुआ है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहला चैलेंज ये है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, उस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे बड़ी जो चैलेंज बनी हुई है वो इंटरनल डेमोक्रेसी का चैलेंज बना हुआ है। क्या है ये इंटरनल डेमोक्रेसी, थोड़ा समझो। अगर तुमको याद आ रहा होगा किसी को, तो हमको जरा बताओगे कि इंडिया में जब कोई भी कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में, और यूएसए में कोई कैंडिडेट खड़ा होता था इलेक्शन में, तो दोनों के इलेक्शन में कैंडिडेट को खड़े करने का तरीका क्या था, दोनों का नेचर क्या था, कोई भी हमको जरा बताओगे।
कौन डिसाइड करता था इंडिया में और वहां पे? अदिति। याद है या नहीं याद है? सर इंडिया में पॉलिटिकल और यूएसए में पार्टी के मेंबर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पल्लवी? सर यूएसए में पार्टीज के मेंबर सेलेक्ट करते हैं और इंडिया में लोग। लोग कौन? भूल गई ना? लोग मतलब कौन कौन कौन, जल्दी बोलो। पल्लवी, पल्लवी ये सर रोल नंबर 20। सर टॉप जो पार्टी के लीडर्स रहते हैं वो सब सेलेक्ट करते हैं। वेरी गुड, चलो गुड। तो हम ये बताए थे तुमको कि इंडिया और यूएसए में वाले में कि होता क्या है ना कि यूएसए में अगर मान लो या इंडिया में अगर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को चुनना होता है, दोनों में अंतर ये हो जाता है कि यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को, जैसे मान लो किसको कहाँ से खड़ा होना है, इसका डिसीजन जो है वो कौन लेगा? तो पार्टी के मेंबर प्लस जो है पार्टी के लीडर, वो सब लेंगे। अपने इंडिया में क्या है कि टॉप लीडर लेंगे। अब सोचो अगर कोई भी काम सिर्फ टॉप वाले ही कर रहे हैं और बाकी जितने भी हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो फिर काहे का डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सबको आप इक्वल फुटिंग पे रखो, सबको आप समान वैल्यू दो, सबको एक मतलब डिसीजन में पार्टिसिपेट कराओ। तो बोला lack of internal democracy within the parties. All over the world, there is a tendency in the political party toward the concentration the power of the few leaders on the top. पार्टी डोंट कीप टू द मेंबरशिप रजिस्टर्ड। अच्छा देखोगे ना ही मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है कोई इंडिया जैसे कंट्री में। एंड डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग वगैरह भी करता है, और ना ही कोई इंटरनल इलेक्शन भी करवाता है। मतलब पार्टी के अंदर ही ये सब नहीं हो रहा है, सोच के देखो। और ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ दिस पार्टी डोंट नो व्हाट इज सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन द। अच्छा, ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं, ऑर्डिनरी जो मेंबर होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि आज पार्टी ने क्या डिसीजन लिया, या आज पार्टी क्या करने वाली है, या पार्टी को आगे का क्या प्रोग्राम है, पार्टी का आगे का क्या प्रोग्राम है, ये भी डिसीजन नहीं वो कर पाती है। दे डू नॉट हैव टू मीन्स टू द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजंस। यानी कहने का मतलब they do not have means to the connections needed to influence the decisions. As a result, the leader assume greater power to make this। अब बताओ जो नीचे वाले लोग हैं उनको पता भी नहीं चल पाता है कि क्या डिसीजन लिया गया है, क्या आगे काम करना है, कैसे काम करना है, ये पता भी नहीं चल पाता है। So the sense of one's few or exercise to paramount powers of this party। जब बताओ ऐसा होता है ना अपने इंडिया में, एकदम पारामाउंट पे ऊपर पे बैठा हुआ कुछ आदमी इस पूरे पार्टी को चलाने की जिम्मेवारी ली हुई है। बाकी और जितने भी मेंबर हैं उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनके सामने। तो काहे का डेमोक्रेसी कंट्री भाई? जब डेमोक्रेसी के कंट्री के अंदर लोगों का जब इंपॉर्टेंस ही कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल ही नहीं है अदर मेंबर का, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। Too difficult to continue the parties more than loyalty to party principle and policies, पर्सनल लॉयलिटी ऑफ लीडर बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि लॉयलिटीज होता है पार्टी प्रिंसिपल का, उससे ज्यादा पर्सनल लॉयलिटी जो है वो ज्यादा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो पहला चैलेंज समझ में आ गया होगा, पहला चैलेंज में दिक्कत नहीं होगा किसी को? किसी को दिक्कत है पहला चैलेंज को समझने में? नो सर। चलो अब देखो दूसरा चैलेंज क्या कहता है। द सेकंड चैलेंज, ये तो सब जान रहा है, अवेयर है सब इसके बारे में। द सेकंड चैलेंज ऑफ dynastic succession is related to the first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functions। देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी ऐसा होता है जो प्रैक्टिस जो करता है या जो वर्क करता है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। There is a few ways to ordinary worker to rise up to top parties। अच्छा कुछ ही मतलब मेंबर ऐसे हो पाते हैं या कुछ ही तरीका ऐसा हो पाता है जहां पर कोई पर्सनल आदमी, एक मतलब लोअर लेवल का आदमी हाई लेवल तक पहुंच सकता है। अगर मान लो डायनेस्टिक चल रहा है तो डायनेस्टिक में क्या होगा कि जो उसके चाचा मामा दादा दादी भाता भी भाई भतीजा जो भी है सब वही आगे बढ़ेगा।
और जब वो बढ़ जाएगा तो अगर उस पार्टी में कोई दूसरा मेंबर आया है बाहर से तो उसे तो इम्पॉसिबल है आगे बढ़ पाना। अच्छे हो या बुरे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दोज who happen to the leader or position unfair advantage, जो मान लो कैपेबल है उसको भी नहीं मिल पा रहा है मौका, तब तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर मान लो कैपेबल नहीं होता तब नहीं मिल रहा है मौका तो अलग बात। लेकिन आपके नेपोटिज्म की वजह से या फिर कह सकते हो एक तरीके से ये क्या बोलते हैं डायनेस्टिक की वजह से कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके पास क्वालिटी भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है, कैसे लोगों को साथ हैंडल करना है, अब वो ऐसे आदमी को आप लीडर बना दे रहे हैं डायनेस्टिक की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जिनके पास क्वालिटी होने के बावजूद भी उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते। Many parties of top positions are always controlled by the members of one family. इंडिया में कई ऐसे पार्टीज हैं जिसको कंट्रोल जो है एक फैमिली वाला ही पूरा का पूरा कर रहा है। दिस इज अनफेयर टू हैंड मेंबर्स ऑफ दिस पार्टीज एंड दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। और ये बहुत मतलब खतरा भी है डेमोक्रेसी के लिए। सिंस पीपल हु डोंट हैव टू इक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट, ना तो उनके पास पॉपुलर सपोर्ट है ना ही कोई वैसा एक्सपीरियंस है, इसके बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं इलेक्शन में जबरदस्ती टॉप पोजीशन तक पहुंचा दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये गलत बात है। दिस टेंडेंसी इज प्रिवेंट फ्रॉम द मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सम ओल्डर डेमोक्रेसी। दुनिया के कई डेमोक्रेटिक देश इस चीज से जूझ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया यूनिक है कुछ इसके लिए, नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश है जो इस चीज को लेकर के परेशान है। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में ये परेशानी है, प्रयास किया जाता है कि इस परेशानी को खत्म किया जा सके। इसमें समझने में दिक्कत किसी को? जल्दी बोलोगे। नो सर। सुष्मिता, सृष्टि, श्रेया, शिवम, No. सौरभ, रोशन, प्रत्युष, पायल, कोई दिक्कत हुआ किसी को? चलो तो आज यहीं तक इसको रखो, ठीक है, फिर हम लोग अगले क्लास में इसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम हो ही रहा है तो आगे शुरू करेंगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक इसको रखते हैं, ठीक है। पीछे पढ़ लेना, 2 होमवर्क है, दोनों होमवर्क को थोड़ा सा देख लेना ताकि हम अगले क्लास में उसको कंटिन्यू